नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राम मंदिर के मुद्दों को सत्तारूढ़ पार्टी बढ़ चढ़कर लोगों के दिमाग में बैठाना चाह रही है। इसको लेकर कई तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इन सबके बीच मध्य प्रदेश के इंदौर से एक और खबर आ रही है। दरअसल इंदौर में मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने तमाम मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य संस्थानों में राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने का आग्रह किया था, मगर ऐसा हुआ नहीं। इस पर पुष्यमित्र भार्गव ने न केवल नाराजगी जताई बल्कि कहा है कि इंदौर वालों को जवाब देना भी आता है। उन्होंने कहा कि अगर 25 दिसंबर से 2 जनवरी और अभी भी कई जगह सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं, वो लगाने से अगर आपको आपत्ति नहीं है तो राम मंदिर की प्रतिकृति लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही अगर इस प्रकार से किसी ने इस राममय उत्सव में अकारण असहयोग किया तो इंदौर की जनता उनको भी जवाब देना जानती है। उन्होंने कहा, ये राम जी का काम है, राम राज्य का काम है, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को आपत्ति होगी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन के लिए बीजेपी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि 22 जनवरी को प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में छुट्टी रहेगी। इस विशिष्ट अवसर को राष्ट्रीय उत्सव की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 22 जनवरी को प्रदेश में शराब आदि की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही कहा कि 22 जनवरी को सभी सरकारी भवनों की साज सज्जा कराई जाए, आतिशबाजी के भी प्रबंध हों, अयोध्या में स्वच्छता का कुंभ मॉडल लागू करें। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के आगामी उद्घाटन को चुनाव पूर्व नौटंकी बताते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री ने भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैं कहती हूँ कि धर्म एक निजी मामला है, जबकि त्योहार हर किसी का होता है। मैं उन त्योहारों में विश्वास करती हूँ जो समावेशी प्रकृति के हैं और लोगों की एकता की बात करते हैं। आपको इतनी धूमधाम के बीच राम मंदिर का उद्घाटन करने से कौन रोक रहा है? आप चुनाव पूर्व हथकंडे के रूप में अदालत के निर्देश पर ऐसा कर रहे हैं। मेरे मन में इसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य समुदाय के लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं एक प्रतिज्ञा लेती हूँ और ईश्वर और अल्लाह की कसम खाती हूँ कि जब तक टीएमसी सरकार सत्ता में है, मैं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच या किसी अन्य समुदाय के बीच कोई विभाजन नहीं होने दूंगी। 2023 बीत गया, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से अमिट छाप छोड़ गया है। ये अब तक का सबसे गर्म साल रहा। इसकी पुष्टि यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने की है। यानी गर्म साल के मामले में 2023 ने इतिहास में नाम दर्ज करा लिया है। वैसे दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए पक्के तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अगले ही साल या अगले एक दशक में इससे कहीं ज्यादा गर्मी नहीं होगी। तो सवाल है कि ये कितनी बड़ी चेतावनी है। भारत और मालदीव के बीच चल रहे विवाद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा मालदीव की मदद की है। साथ ही कहा कि उन्हें नहीं पता है कि मालदीव और हिंदुस्तान में ये विवाद क्यों हो रहा है, लेकिन भारत में हिंदू और मुसलमान में नफरत भी इसकी वजह हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी मालदीव नहीं गए, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चीन से उनके देश में ज्यादा पर्यटक भेजने की गुहार लगाई है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू सोमवार से चीन की 5 दिवसीय राज्य की यात्रा पर हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर पैदा हुए राजनयिक विवाद के बीच भारतीय पर्यटकों की ओर से रिजर्वेशन कैंसिल किए जाने पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मंगलवार को चीन से अपील की कि वो अपने देश से ज्यादा पर्यटक भेजने के प्रयास तेज करें। उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक रीडआउट में कहा गया है कि कोविड से पहले चीन हमारा नंबर 1 बाजार था और मेरा अनुरोध है कि हम चीन को यह स्थान फिर से प्राप्त करने के लिए प्रयास तेज करें। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त रहे ज्ञानेश्वर मनोहर मुले ने मालदीव को लेकर कहा है कि दोनों देशों के बीच बेहद मजबूत साझेदारी है। उन्होंने कहा कि साल 1965 में जब मालदीव को आज़ादी मिली तब से लेकर अब तक द्विपक्षीय रिश्तों में उतार चढ़ाव रहे हैं और नए शासन के बावजूद लगता है कि एक मजबूत साझेदारी है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव की मंत्री के आपत्तिजनक बयान के बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव है। इसको लेकर भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तब इसे एक नई घटना के तौर पर देखा जाता है। मालदीव में कुछ लोग हैं जो मालदीव के लोगों के दिमाग को दूषित कर रहे हैं और चीन इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। आमतौर पर वो मालदीव में रूढ़िवादी तत्वों को हर तरह की मदद देता रहा है। मालदीव की सरकार को भारत से पंगा लगातार भारी पड़ रहा है। अब बात राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की कुर्सी तक पहुंच गई है। दरअसल मालदीव में संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह दी है।
और मोहम्मद मुइज्जू को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त करने की मांग उठा दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आप राष्ट्रपति मुइज्जू को सत्ता से हटाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। अली अजीम की टिप्पणी के बाद मालदीव में हलचल तेज हो गई है। वहां के लोग मोदी पर टिप्पणी को लेकर बट गए हैं। विपक्ष पूरी तरह से भारत समर्थक दिखाई दे रहा है, जबकि सत्तारूढ़ मुइज्जू समर्थक निलंबित मंत्रियों के समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। पर्यटन पर निर्भर मालदीव की अर्थव्यवस्था को भी भारत से पंगा महंगा पड़ सकता है और ये बात मालदीव के नेताओं को समझ आ गई है। इसी को देखते हुए सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी के नेता और युवा खेल मंत्री रहे अहमद महलूफ ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय पर्यटकों द्वारा मालदीव का बहिष्कार करना जारी रहा तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं बहुत चिंतित हूँ, इससे उबरना मुश्किल होगा। अहमद महलूफ की प्रतिक्रिया भारतीय पर्यटकों द्वारा बड़े पैमाने पर मालदीव विजिट रद्द करने की रिपोर्टों के बाद आई है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ब्लू स्टार एयर ट्रैवल सर्विसेज के डायरेक्टर माधव ओझा के अनुसार बहिष्कार के अभियान के कारण मालदीव जाने वाले भारतीय यात्रियों की संख्या में 20 से 30% की कमी हो सकती है। उन्होंने बताया कि फ्लाइट से रोज वहां 1200 से 1500 यात्री जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री पर लोगों का जो असर है उसे देखते हुए इनमें से 20 से 30% कैंसिलेशन की उम्मीद कर सकते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों के दिए गए आपत्तिजनक बयान की मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने निंदा की है। इस संस्था ने कहा कि भारत हमारे सबसे करीबी पड़ोसियों और सहयोगियों में से एक रहा है। हमारे अतीत में हमेशा विभिन्न संकटों में सबसे पहले जवाब देने वाला देश भारत रहा है। हम भारत सरकार के साथ वहां के लोगों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। भारत मालदीव के पर्यटन उद्योग में भी लगातार और अहम योगदान देता रहा है। कोविड-19 के बाद इससे उबरने के हमारे प्रयासों में भारत ने बहुत मदद की। उसके बाद से भारत मालदीव के लिए शीर्ष बाजारों में से एक बना हुआ है। संस्था ने कहा, हमारी हार्दिक इच्छा है कि दोनों देशों के बीच के घनिष्ठ संबंध आने वाली पीढ़ियों तक बने रहें और हम ऐसे कामों या बयानों से दूर रहें जिनका हमारे बेहतर रिश्तों पर कोई नकारात्मक असर पड़ता हो। एक ओर जहां भारत और मालदीव के बीच तनाव जारी है, तो वहीं दूसरी ओर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू चीन के दौरे पर हैं। चीन के दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा है कि चीन के साथ उनके देश के संबंध मैरीटाइम सिल्क रोड के जमाने से हैं। इसके साथ ही उन्होंने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की सराहना की और अपने देश में विकास परियोजनाओं में चीन के योगदान को गिनाया। राष्ट्रपति मुइज्जू ने उम्मीद जताई है कि चीन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते के कारण दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी। बता दें, मालदीव का चुनाव ही भारत विरोध का मुद्दा उठाकर मुइज्जू जीते थे और उनको चीन का समर्थक माना जाता है और वो उनके एक्शन से भी साफ दिखाई दे रहा है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा करने के लिए तारीफ की है। साथ ही ये भी कहा है कि लक्षद्वीप पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मालदीव के 3 मंत्रियों की पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी भारत की गरिमा को चुनौती है। उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि भारत इस तरह का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश ने प्रधानमंत्री के साथ एकजुटता दिखाई है। मैं प्रधानमंत्री और लक्षद्वीप के साथ खड़े होने के लिए भारत के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पूछे जाने पर कि क्या वो मालदीव के लोगों का लक्षद्वीप में स्वागत करेंगे, प्रशासक ने कहा, यह हमारे देश की परंपरा है। अगर वो आना चाहते हैं, हमारी सुंदरता की सराहना करते हैं और खुश हैं, तो इससे हमें भी खुशी होगी। इसमें गलत क्या है? निश्चित रूप से उन्हें आना चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा करने वाले गीतकार जावेद अख्तर ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि फिल्म अभिनेत्री की याचिका अदालत की कार्रवाई में देरी कराने का तरीका है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कंगना ने अपनी याचिका में मानहानि के मुकदमे पर स्टे ऑर्डर लेने के लिए याचिका दायर की थी। जावेद अख्तर ने हाईकोर्ट से अपील की कि कंगना की याचिका खारिज कर दी जाए। बता दें, इस महीने की शुरुआत में कंगना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि जावेद अख्तर के खिलाफ की गई उनकी शिकायत पर भी इसी मुकदमे के साथ सुनवाई की जाए। साल 2020 में जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का ये केस किया था। ये मामला अंधेरी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। जावेद अख्तर के खिलाफ कंगना की शिकायत पर एक सेशन कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे रखा है। कंगना ने अपनी याचिका में कहा है कि दोनों ही मामलों की एक साथ सुनवाई की जाए, क्योंकि इन दोनों मुकदमों की बुनियाद साल 2016 की एक मीटिंग में पड़ी थी। इस पर जावेद अख्तर ने अपने वकील जय भारद्वाज के जरिए अदालत से कहा कि सेशन कोर्ट के स्टे ऑर्डर को कंगना ने चुनौती नहीं दी है और वो बिना किसी आधार के उनके मानहानि के मुकदमे पर स्टे ऑर्डर मांग रही है।
जावेद अख्तर ने कहा, ये कुछ भी नहीं बल्कि मुकदमे को लटकाने का उनका एक तरीका है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में 9 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन हो रहा है। इसके तहत पीएम मोदी दुनिया के तमाम सीईओ से मुलाकात करेंगे। हालांकि इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के गुजरात मॉडल को फर्जी बताया है और इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं। खड़गे ने एक्स पर ट्वीट में लिखा है, न्यूनतम शासन, अधिकतम दिखावा। प्रधानमंत्री जी गुजरात दौरे पर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ समय निकालेंगे और भाजपा के नकली गुजरात मॉडल को देखेंगे। गुजरात में फली फूली फेकरी के कम से कम 10 उदाहरण दिए गए हैं। क्या भाजपा सरकार ने आंख मूंद ली है? पहला उदाहरण उन्होंने पीएमओ के फर्जी अधिकारी का दिया, जिसमें कहा गया है कि एक ब्लफ मास्टर किरण भाई पटेल Z+ सुरक्षा के तहत गुजरात से जम्मू कश्मीर जाता है और पीएमओ के नाम पर सेना को धोखा देता है। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें LOC पर पीओके के पास अमन सेतु जैसे बेहद संवेदनशील इलाकों में भी सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। 5 महीने से चल रहा था ये फर्जीवाड़ा। दूसरा, फर्जी CMO अधिकारी, जिसमें कहा गया है विराज पटेल जालसा, जिसने खुद को गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकारी और बहुप्रचारित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष होने का दावा किया था। मई में गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के चंगुल से भाग गया 2023 और आखिरकार वो हाल ही में असम मिजोरम सीमा पर पकड़ा गया। ये अंत नहीं है, इस सीरियल ठग ने भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह का भतीजा होने का भी दावा किया। तीसरा उदाहरण दिया फर्जी टोल प्लाजा। इसमें बताया गया कि मोरबी जिले में एक फर्जी टोल प्लाजा जो 1 साल से अधिक समय से चल रहा था, उसने कथित तौर पर वाहनों से 75 करोड़ से अधिक की वसूली की। जूनागढ़ जिले में आखिरकार एक और फर्जी टोल प्लाजा का भंडाफोड़ हो गया, जिसने यात्रियों से लाखों की वसूली की। इसी तरह से चौथा, फर्जी सिंचाई विभाग कार्यालय। 5वां, फर्जी सरकारी कार्यालय, नकली कफ सिरप, फर्जी फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप घोटाला, फर्जी वैज्ञानिक और गुजरात में पाए गए 2000 के 98% नकली नोट का उदाहरण दिया है और गुजरात मॉडल को फर्जी बताया। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़े फैसले की घड़ी है। विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बुधवार को शिवसेना के एमएलए की अयोग्यता पर फैसला सुनाने वाले हैं। इसके लिए 10 जनवरी 2024 की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। हालांकि शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में फैसले से पहले फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि फैसले से पहले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच बैठक हो गई। यही आपत्ति की वजह है। शिवसेना के यूबीटी गुट ने इसी पर आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। शिवसेना ने स्पीकर को लेकर सवाल उठाया है कि क्या जज उस आरोपी से फैसले सुनाने से पहले मिल सकते हैं जिसके खिलाफ फैसला देना हो। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने आवेदन में शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु ने कहा कि उन्हें खतरनाक खबर मिली है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उनके आधिकारिक आवास पर बैठक की। कहा गया, अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने से 3 दिन पहले स्पीकर का एकनाथ शिंदे से मिलना बेहद अनुचित है। स्पीकर को निष्पक्ष तरीके से कार्य करना जरूरी है। हालांकि स्पीकर का वर्तमान कार्य निर्णय में उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। याचिका में कहा गया है, अध्यक्ष का वर्तमान कार्य उस कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन है जिसमें कहा जाता है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। बहरहाल, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर 10 जनवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएंगे और अगर शिंदे सेना अयोग्य घोषित हो जाती है तो मुख्यमंत्री शिंदे को तुरंत इस्तीफा देना होगा। तकनीकी तौर पर सरकार गिर जाएगी। हालांकि अजित पवार के एनसीपी गुट के पास बहुमत से ज्यादा विधायक होने के कारण महायुति सरकार दोबारा आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री कोई और होगा। अयोग्य ठहराए गए शिंदे दोबारा शपथ नहीं ले पाएंगे। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकसी चल रही है। इस बीच अब बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि कोई हड़बड़ी नहीं है, कभी भी हो जाएगा। कोई चुनाव थोड़े ही डिक्लेयर कर दिया गया है। किसी भी पार्टी का सीट अभी नहीं बटा है। बीजेपी की भी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। इसके साथ ही केसी त्यागी के द्वारा जेडीयू की ओर से जीती हुई 16 सीटों पर कोई बंटवारा न करने पर अखिलेश ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे के लिए जेडीयू की ओर से मेंबर नॉमिनेट किए गए हैं, उसमें केसी त्यागी नहीं है, उसमें तो विजय चौधरी हैं। वो अगर कुछ बात करते हैं तो समझ आता है। हमारे लिए विजय चौधरी की बात ज्यादा अहम रखती है। ये खबरें काफी दिनों से चल रही हैं कि कांग्रेस बसपा को इंडिया में शामिल कराना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव बीच में रोड़ा बन रहे हैं। इस बीच यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की बातों से कुछ साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी सेक्युलर पार्टियों को एक साथ आना ही होगा और उसमें समाजवादी पार्टी और बसपा शामिल है। जब अविनाश पांडे से ये सवाल पूछा गया कि अखिलेश यादव तो बहुजन समाज पार्टी पर भरोसा करने से मना कर रहे हैं,
तो ऐसे में क्या कांग्रेस गारंटी लेगी? तो इस पर उन्होंने बड़ा रोचक जवाब दिया। पांडे ने कहा कि अखिलेश यादव स्वयं ही परिपक्व नेता हैं और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि अगर बीजेपी को हराना है तो सभी दलों को साथ आना पड़ेगा। मैं किसी विशेष दल का नाम नहीं ले रहा हूँ। पांडे की इन बातों से साफ हो गया है कि कांग्रेस बसपा को इंडिया में लेना चाहती है, बस अखिलेश यादव रोड़ा बन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन किसी काम का ही नहीं है तो फिर आलोचना करने की क्या जरूरत है। बता दें, बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा था, ये स्वार्थों का गठबंधन है और ये आपसी स्वार्थों की फूट है। उन्होंने कहा कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस जिनके खिलाफ थी वो उन्हीं के साथ गठबंधन कर रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और पंजाब जैसे राज्यों में चुनिंदा सीटें मिलने जा रही हैं तो कांग्रेस यहीं खत्म हो गई और कांग्रेस को खत्म करने की साजिश पूरा इंडिया गठबंधन कर रहा है। इसको लेकर अधीर ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन से डर रहे हैं, इसीलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं ताकि वो लोगों को इसके बारे में भ्रमित कर सके। अगर गठबंधन किसी काम का ही नहीं है तो फिर आलोचना करने की क्या जरूरत है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के नेता अलग अलग राज्यों में सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच कल बैठक हुई थी। मीटिंग के बाद दोनों दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे को लेकर कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में दावे किए गए हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए 4-3 का फॉर्मूला दिया है। ये दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को 3 सीटें ऑफर की हैं। इस बारे में पूछे गए सवाल पर कांग्रेस के सीनियर नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन गठबंधन होगा, ये अच्छी खबर है। संदीप दीक्षित ने कहा, वहां क्या बात हुई है इसकी खबर नहीं है, 3 दें, 4 दें, 5 दें, 2 दें, वो अभी चल रही है बातचीत। आप और कांग्रेस के बीच सोमवार को बहुत अच्छे माहौल में सीट शेयरिंग की बातचीत हुई, ऐसा दावा किया गया, लेकिन उसके उलट आपकी मांग ने कांग्रेस को तमाम विकल्पों और समीकरणों पर सोचने पर मजबूर कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आपने हरियाणा में 3 सीटें और गुजरात में 1 सीट मांग ली है और दिल्ली में वो कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट देना चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता आपकी इस मांग से हैरान है, क्योंकि हरियाणा में आपका आधार बहुत कमजोर है। 2019 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद हुए थे। विधानसभा चुनाव में आपको सिर्फ 0.48% वोट मिले थे, जो नोटा को मिले वोटों से भी कम है। इसके बावजूद आप लोकसभा की 3 सीटें मांग रही है, यानी विधानसभा के हिसाब से वो 21 विधानसभा सीटों को प्रभावित करना चाहती है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सबकी नजर टिकी हुई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट और वंचित बहुजन अघाड़ी 4 पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में होंगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के संभावित फॉर्मूले के तहत कांग्रेस 20 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। शिवसेना, यूबीटी को भी 20 सीटें दी जाने वाली हैं, जबकि एनसीपी, शरद पवार गुट को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा वंचित बहुजन अघाड़ी को 2 सीटों पर चुनाव लड़वाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बराबर स्थान देना चाहती है। माना जाता है कि टूट के बावजूद शिवसेना के समर्थक उद्धव के साथ ही हैं। वहीं अजित पवार के अलग होने के बाद एनसीपी के पास ज्यादा नेता ही नहीं बचे हैं, इसलिए एनसीपी को कम सीटों पर समझौता करने के लिए मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को टीएमसी की जीत बताया है। उन्होंने इसके लिए लोकसभा से निष्कासित पार्टी नेता महुआ मोइत्रा की भी सराहना की है। ममता ने मंगलवार को दक्षिण 24 परगना जिले के जयनगर में एक जनसभा में कहा कि बिल्किस बानो मामले में पार्टी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा भी एक पक्ष में शामिल थी, इसीलिए शीर्ष अदालत का यह फैसला टीएमसी की बड़ी जीत है। उन्होंने एक बार फिर महुआ मोइत्रा की सराहना करते हुए कहा कि उनको अन्यायपूर्ण तरीके से लोकसभा से निष्कासित किया गया है। बता दें, ममता पहले भी महुआ की तारीफ कर चुके हैं। इससे साफ है कि कृष्णनगर की सीट से इस बार भी महुआ की उम्मीदवारी लगभग तय है। बिल्किस बानो मामले में महुआ ने खुद अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। दरअसल वो बीते 2 दिन से दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती है। मालूम हो कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई के बाद महुआ ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। बिल्किस बानो केस पर कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा के असली रवैये, चरित्र और चेहरे को उजागर कर दिया है।
पार्टी ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि 15 अगस्त 2022 को गुजरात में 11 दोषियों की रिहाई और स्वागत पर राष्ट्रीय आक्रोश के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला। कांग्रेस ने मोदी और बीजेपी से बिल्किस बानो से माफी मांगने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बेटी बचाओ दोषी बचाओ बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बिल्किस मामले में न्याय बहाल कर दिया है। इससे गृह मंत्रालय की काली करतूतें उजागर हो गई हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। ये दावा किया जा रहा है कि अमित जोगी अपनी पार्टी को भाजपा में विलय कर सकते हैं। हालांकि अमित जोगी ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है। बता दें 2016 में एक उपचुनाव के बाद विपक्षी पार्टियों से तालमेल का एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अमित जोगी को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया था। उनके पिता और राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी को भी कांग्रेस ने नोटिस थमा दिया था। इसके बाद 21 जून 2016 को अजीत जोगी ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के नाम से अपनी पार्टी बना ली थी। हालांकि इस पार्टी का माहौल कुछ खास नहीं है, क्योंकि ताजा विधानसभा चुनाव में तो पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई है। बिहार के चर्चित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने इस मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, अमित कात्याल और हृदयानंद चौधरी का नाम शामिल किया है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने रेलवे में नौकरी देने के बदले लोगों से उनकी जमीन अपने और अपने परिजनों के नाम लिखवाई थी। कोर्ट इस मामले में 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। हरियाणा के जींद के बाद अब सिरसा में बड़ी संख्या में छात्राओं से यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। सिरसा में कॉलेज की 500 छात्राओं ने एक प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामला चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का है। छात्राओं ने यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रोफेसर के निलंबन की मांग की है। इसके साथ ही हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच की मांग की गई है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर और मुख्यमंत्री ML खट्टर को पत्र लिखा है। इस तरह का ये चौथा पत्र है। इससे पहले भी 3 बार पत्र भेजा जा चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल पत्र में प्रोफेसर पर गंदी और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया गया है। पत्र के हवाले से खबर आई है कि आरोपी प्रोफेसर लड़कियों को अपने कार्यालय में बुलाता, उन्हें बाथरूम में ले जाता और निजी अंगों को छूता और अश्लील हरकतें करता है। रिपोर्ट है कि लड़कियों ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें बहुत बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दी गई। बेंगलुरु की AI कंपनी के कामयाब CEO सूचना सेठ ने अपने ही 4 साल के बेटे को मार दिया। उसके पास 11 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। मंगलवार को जब यह खबर सामने आई कि 39 साल की सूचना को उनके बेटे के शव के साथ पकड़ा गया तो सभी लोग हैरान रह गए। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इतनी कामयाब महिला अपने ही बेटे को बेंगलुरु से गोवा ले जाकर उसकी हत्या क्यों करेगी। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने सूचना को तब गिरफ्तार किया जब वो बेटे के शव को बैग में रखकर कैब से भागने की कोशिश कर रही थी। पूरे देश भर में इस हत्याकांड की चर्चा हो रही है। दरअसल वो बेटे को गोवा ले गई, वहां होटल के कमरे में उसकी हत्या कर दी और लाश को बैग में डालकर ले गई और वहां से कर्नाटक भाग रही थी। लेकिन कर्नाटक में वो पुलिस के हाथ लग गई, क्योंकि पुलिस उसे तलाश रही थी। होटल मैनेजमेंट ने उसे बेटे के साथ चेक इन करते देखा था, लेकिन चेकआउट करते वक्त उसके साथ बेटा नहीं था। शक होने पर होटल मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दे दी थी, लेकिन पुलिस पूछताछ में सूचना सेठ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और यह भी बताया कि आखिर उसने अपने जिगर के टुकड़े को अपने ही हाथों से क्यों मार दिया। वहीं हत्या की वजह जानकर पुलिस वालों को भी काफी शौक लगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सूचना सेठ ने पुलिस को बताया कि उसने अपने बेटे की हत्या की क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बेटा अपने पिता से मिले। केस कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन पति ने बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर की तो कोर्ट ने उसे परमिशन दे दी। हालांकि उसने विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने उसकी बात नहीं सुनी, जबकि उसे कतई मंजूर नहीं था कि बेटा अपने पिता से मिले। इसलिए वो उसे अपने साथ गोवा ले गई। जो उसने चेकआउट करने से एक दिन पहले शनिवार रात को ही बेटे को मार दिया था। रविवार को वो टैक्सी में बेंगलुरु आने के लिए निकली थी, लेकिन होटल स्टाफ ने उसका खेल बिगाड़ दिया। पुलिस ने कर्नाटक पुलिस को अलर्ट किया और पुलिस ने लाश रिकवर कर उसे पकड़ लिया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार दिया। राष्ट्रपति ने आज देश के आला खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। बीते साल हुए वनडे वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा दिया था। उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के 7 मैचों में कुल 24 विकेट हासिल किए। बांग्लादेश के आम चुनाव में आवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना चौथी बार जीत कर आई हैं। हालांकि इस चुनाव का मुख्य विपक्षी पार्टी ने बहिष्कार किया था। अब इसको लेकर अमेरिका ने कहा है कि
कि बांग्लादेश का चुनाव स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं था। अमेरिका ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा की निंदा की है। अमेरिका ने इस चुनाव में विपक्ष के भाग न लेने और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों पर अपनी चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमें खेद है कि इसमें सभी दलों ने भाग नहीं लिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।